नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए, बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। परीक्षाएं बहुत ही करीब है और अभी जो समय है वो समय है रिवीजन करने का, यानी आपको जितनी बार रिवीजन हो सके उतना आप रिवीजन करें। और आज मैं काफ़ी समय के बाद एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, संस्कृत व्याकरण को हम जितना कम शब्दों में हम समझ सके उस प्रकार से हम समझेंगे इसमें। और जो जो संस्कृत के जो टॉपिक आपके 10वीं 12वीं और 11वीं 9th में भी जो पूछे जाते हैं उसका मैं यहाँ पर निचोड़ बताता हूँ। और इस वीडियो को आप एग्जाम तक एक दो बार जरूर देखें। इससे आपकी जो सारी जो मेमोरी हैं तो आपकी सारी मेमोरी रिपीट हो जाएगी। मतलब जो भी टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं, मैंने इसको छोटे रूप में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए टॉपिक की ओर। देखिए, सारे टॉपिक हैं, छोटे छोटे मैं पढ़ा लेता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय सिंपल भाषा में अपने को ध्यान रखना है कि प्रत्यय का मतलब क्या है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं जो धातु या शब्द के पीछे जुड़ते हैं। यानी अपने को केवल ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय का मतलब ये होता है कि वह धातु या शब्द के पीछे जुड़ता है। यानी जब भी प्रश्न आपको प्रत्यय का पूछेगा तो आपका ध्यान ये रहना चाहिए कि प्रत्यय का मतलब होता है पीछे। तो आपका ध्यान पीछे की साइड में रहेगा कि पीछे क्या जुड़ा है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण जो प्रत्यय हैं जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक प्रत्यय का नाम है कत्वा प्रत्यय। क्या नाम है? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय है, सिंपल सी पहचान है कि आपको अगर तुआ दिख जाए तो आपको बताना है कि इसमें कत्वा प्रत्यय है। जैसे कोई धातु है पठ धातु, और पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो बन गया पठितवा। क्या बन गया? पठितवा। यानी कत्वा प्रत्यय की पहचान है, पीछे आपको तुआ दिख जाता है। अगर तुआ दिखे तो सीधा से सीधा बता दो आप कत्वा प्रत्यय। ये जो ऐसे बच्चे जो शायद पास नहीं हो पा रहे हैं वो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा गहराई से नहीं समझा रहा हूँ, मैं बड़े बड़े टॉपिक से समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपको अच्छे नंबर दिला सकें। तो फिर दूसरा देखिए, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या जुड़ता है? तुम जुड़ता है। देखो, तुम जुड़ता है, इसका मतलब प्रत्यय तुम नहीं है, तुम जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय का नाम क्या है? तुमुन प्रत्यय है। जैसे पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? पठी तुम। तो बच्चों, जब भी आपको ऐसे तुम दिख जाए तो आपको बताना है कि वह तुमुन प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? तुमुन। एक ये कभी कभी धातु दृश्य धातु का भी आता है, जैसे दृष्टुम। दृष्टुम क्या आता है? दृष्टुम। तो ये तुम भी आ जाए ना, तुम, तो भी आपको तुमुन प्रत्यय बताना है। एक आता है दृष्टवा। तो दृष्टवा में भी कत्वा प्रत्यय हैं। टवा या तुम दिख जाए, तुम दिखे या टवा दिखे तो भी आपको, टवा दिखे तो कत्वा प्रत्यय और तुम दिखे तो तुमुन प्रत्यय। तो आया समझ में आपको? ये दो प्रत्यय, टवा दिखे तो बताना है कत्वा प्रत्यय, तुम दिख जाए तो तुमुन प्रत्यय। फिर एक आता है तव्यत प्रत्यय। तव्यत में तव्य शेष रहता है, यानी तव्य आपको पीछे दिखेगा। जैसे पठ धातु में तव्यत प्रत्यय तो पठितव्यम। तो ये तव्य दिखा तो तव्य जैसे आपको ध्यान रहे तो आपको बताना है तव्यत प्रत्यय। अन्यर में अन्य शेष रहता है, यानी पठ धातु में अगर अन्यर मैंने जोड़ा, अन्य प्रत्यय अगर जोड़ा तो क्या बन गया? पठनियम। यानी पठनियम, ये अ इसमें जुड़ गया ठ में तो क्या बन गया? पठनीय। म जुड़ गया तो पठनीय। क्या जुड़ना, क्या प्रत्यय हो जाएगा इसमें? पठनीय प्रत्यय। पठनीय सॉरी अन्य प्रत्यय। इसमें एक प्रत्यय आप शामिल से पढ़ सकते हैं, कत और कतवतु। कत और कतवतु। देखो, पठ धातु में देखो कत प्रत्यय की पहचान है, त दिख जाए ना ऐसा विसर्ग वाला तो आपको बताना है कत प्रत्यय। जैसे पठ धातु में कत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? पठित। क्या बन गया? पठित। इसी प्रकार से पट धातु में कत वतु जुड़ा तो क्या बन गया? पठितवान। देखो, कत इसमें जुड़ा हुआ ही है, पट में कत जुड़ा तो क्या बन गया? पठित, और फिर पीछे वतु लिखा है तो क्या बन गया? वान। तो कत जुड़ा तो पठित और कत वतु जुड़ा तो पठित वान। तो कत प्रत्यय में त का ध्यान रखना, कत वतु में वान का ध्यान रखना है। तो कत में त दिखेगा और कत वतु में वान, तो पठितवान, हसितवान, लिखितवान, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक दो प्रत्यय हैं क्षत्रिय प्रत्यय और सानच प्रत्यय।
क्षत्रिय प्रत्यय में क्या ध्यान रखना है, अन्न जुड़ता है। तो याच जैसे है तो क्षत्रिय प्रत्यय हो गया तो याचन, पठ धातु है तो पठन, हस है तो हसन, यानी अन्न जुड़ेगा पीछे, ठीक है। और सानस प्रत्यय में मान जुड़ता है, शान से मान, याद रखना है, शान से मान। जैसे याच धातु में सानस प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, याच मान, क्या बन गया, याच मान। एक प्रत्यय है अपना ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में ये शेष रहता है, लेकिन सबसे खास चीज इसमें रहती है ल्यप प्रत्यय में कि आपको धातु के आगे उपसर्ग दिखेगा। जब भी धातु के आगे उपसर्ग दिख जाए तो सीधा बताना है ल्यप प्रत्यय। सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय आपको ये ध्यान रखना है ल्यप प्रत्यय का। देखिए जैसे पट धातु में ल्यप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, सम पठ्य, यानी आगे क्या जुड़ा हुआ है, सम, यानी सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आपको जब भी प्रत्यय के आगे क्या दिखे, उपसर्ग दिखे, तो आपको बताना है ल्यप प्रत्यय। जैसे आगम्य, तो आ उपसर्ग लगा हुआ है गम धातु में तो आगम्य हो गया, ठीक है। चलिए एक प्रत्यय यहां पर मैं पढ़ा लेता हूं, टाप प्रत्यय है। देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने 2-3 साल के प्रश्न पेपर देखे हैं 10वीं 12वीं के, तो वो जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूं आपको। एक टाप प्रत्यय होता है, ये स्त्री प्रत्यय होता है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी बालक, जो भी मतलब पुल्लिंग शब्द है उसमें टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बालक में टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, बालिका। अश्व में टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, अश्वा। जिसी प्रकार से अज में अगर टाप प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अजा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, एक प्रत्यय आता है आपका णवुल प्रत्यय। इस णवुल प्रत्यय में क्या रहता है, जैसे पठ धातु में अगर णवुल प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन जाता है, पाठक, क्या बन जाता है, पाठक। तो क्री धातु में णवुल प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन जाएगा, कारक। तो ये अक जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है, अक। ये एक कर्ता का निर्माण करता है, तो अगर णवुल प्रत्यय भी आ जाए तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़े से उपसर्ग। देखो उपसर्ग 22 उपसर्ग हैं और इनको विशेषकर जो कंफ्यूज करने वाले जो शब्द हैं उनको मैंने यहाँ पर बताया है। देखिए प्राचार्य, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, बहुत बच्चे हैं जो प्रा लिख लेते हैं, लेकिन इसका उपसर्ग क्या रहता है, प्र उपसर्ग। प्र प्लस आचार्य, तो आचार्य में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, प्र प्लस आचार्य। परा, तो परा उपसर्ग होता है, तो जैसे पराजय। अप, तो अपकार, तो का अपकार में अप उपसर्ग है। संस्कार, तो सम उपसर्ग। ये जो रहता है सम उपसर्ग, तो सीधी सी पहचान है कि जब भी आपको स के ऊपर ऐसे बिंदी अनुस्वार दिख जाए तो आप सीधा बताओगे कि वह सम उपसर्ग है। अनु, तो अनुगमन, तो अनु उपसर्ग है। अव, तो अवमान, अवतार। निश, निश में देखो निशार, तो इसमें निश उपसर्ग है, निश्चय हलंत भी लिखा हुआ है। ये देखो निशम लिखा हुआ है, इसमें कौन सा, ये जो श लिखा हुआ है, लेकिन आपको कौन सा उपसर्ग बताना है, इस स का उपसर्ग बताना है आपको। ये वाला श का उपसर्ग नहीं बताना, ये उपसर्ग नहीं होता है। तो आप ध्यान रखना कि निश यही उपसर्ग होता है। निर, निर्गम, निर्दोष, जिसमें निर उपसर्ग है, हलंत का ध्यान रखें। निश का हो गया अपने दुष, तो दुष्शाह, दुष्कर, ये देखो श से सटकान वाला जो श है, लेकिन आपको बताना उपसर्ग कौन सा है, ये वाला सही बताना है। वियोग, वि उपसर्ग है। आंग, यानी आकंप लिखा है, देखो आकंप लिखा है, लेकिन आपको प्रश्न पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकतर बच्चे केवल बता लेते हैं कि आ उपसर्ग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है संस्कृत का ये जो आ है ना, उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग क्या है, आंग। ये आंग उपसर्ग होता है। आपको आज जब भी उपसर्ग दिखे तो आपको ये लिखना है कि आंग उपसर्ग, ठीक है। जैसे नि उपसर्ग में निपतः, निबंध, ये नि उपसर्ग है सभी। अधि, अधिकार, अध्यादेश, अध्यादेश, तो अधि प्लस आदेश, अध्यादेश में कौन सा है उपसर्ग, अधि प्लस आदेश, यानी आपको यण संधि का ज्ञान रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि यण संधि से आप उपसर्ग निकाल पाओगे। चलिए उपसर्ग में एक और भी उपसर्ग है, जैसे
अपि तो अपिधान, अति तो अतिक्रम, अत्यधिक तो अति प्लस अधिक यण संधि है। यह तथा वह के आगे आधा अक्षर दिखे तो आपको यण संधि की पहचान करनी है। सुयश स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है, सु प्लस आगत। उत्कर्ष तो उत प्लस कर्ष। अभिगमन तो अभि उपसर्ग है, अभ्युदय तो अभि प्लस उदय, क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय। प्रतिवाद तो प्रति उपसर्ग है। परिवर्तन तो परि उपसर्ग है। परिवृत परि उपसर्ग है। उपकार तो उप उपसर्ग है। उपासना तो उप प्लस आसना, उपासना में उप उपसर्ग है। ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि परीक्षा, परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको बताना है परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा, यानी परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? परि। चलिए एक मैं आपको थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में बता लूं। उपसर्ग कितने हैं? 22 है। इन 22 उपसर्गों को एक बार जरूर देखें। भले आपको मुंह पे रटा हुआ नहीं है, लेकिन देखना जरूर है कि किस प्रकार के उपसर्ग रहते हैं। एक ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग के जो अगर आपको ऑप्शन में दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग की जो मात्रा रहती है वह बड़ी मात्रा नहीं होती। सभी मात्राएं कैसी रहती हैं? छोटी रहती हैं। सभी में उपसर्ग में छोटी मात्राएं रहती हैं, तो ध्यान रखना। जैसे परि का आया तो आपको ऐसे दे देंगे कि परि उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि नहीं, परि उपसर्ग नहीं है, छोटी मात्रा वाला उपसर्ग है परि। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। एक टॉपिक मैं आपको बता लूं, विशेषण विशेषीय, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये प्रश्न बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। विशेषण और विशेषीय, देखिए विशेषण का मतलब होता है विशेषता, विशेषता, विशेषण का मतलब होता है विशेषता। मैं कहूँ कि समझदार बच्चा, अब बच्चा कैसा है? समझदार है। मैं कहूँ कि काली गाय, गाय कैसी है? काली, तो काली जो है वो उसकी विशेषता है। मैं कहूँ कि घोरी गाय, तो घोरी कैसी है? गाय कैसी है? घोरी गाय है। मैं कहूँ कि अच्छी बच्ची है, तो बच्ची कैसी? अच्छी है। गरीब लड़का है, लड़का कैसा है? गरीब है, उसकी विशेषता है। तो विशेषता जो बताते हैं, जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी की भी विशेषता हो सकती है, उसकी जो विशेषता हम बताते हैं उसको ही विशेषण कहते हैं। और विशेष्य कौन है? जिसकी हमने विशेषता बताई, जिसकी हमने विशेषता बताई। मैंने कहा हिंदी में आपको समझाओ, सॉरी, अच्छा बालक, अच्छा बालक अच्छा है, तो अच्छा बालक है। तो अच्छा क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? बालक की। बालक की विशेषता क्या है? अच्छा। तो ये अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेष्य कौन है? बालक, क्योंकि ये अच्छा किसकी विशेषता है? बालक की विशेषता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, विशेषण यानी विशेषता, और विशेष्य यानी जिसकी विशेषता हो, जिसकी विशेषता बताई गई हो। छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प यानी सर्प कैसा है? काला है, तो काला सांप। तो कृष्ण क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा, और सर्प आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य। चतुर बालक, बालक कैसा है? चतुर, चतुर क्या है? विशेषण, और बालक क्या है? विशेष्य, क्योंकि बालक की विशेषता है चतुर, तो चतुर तो उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। और विशेष्य क्या है? बालक। देखो कभी कभी ऐसे संख्या भी आती है कि एका बालिका, तो एका, ये बालिका कितनी है? एक, तो ये भी एक विशेषता है। बच्चे कहते हैं सर ये तो गिनती नहीं, ये विशेषता है। मैं कहूँ कि एक लड़की जा रही है, तो ये एक लड़की जा रही है, तो ये भी इसकी विशेषता है। लड़की कितनी जा रही है? एक, हमें ये इसकी विशेषता बतानी है इसमें भी। तो एक का क्या हो गया? विशेषण, और बालिका क्या हो गया? विशेष्य। नीलम कमलम, तो नीलम कमलम, कमल कैसा है? नीला, तो नीलम तो हो गया विशेषण, और कमलम हो गया विशेष्य। मूर्ख बालक, तो मूर्ख हो गया विशेषण, और बालक क्या हो गया? विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य आपको समझ में आ गया होगा। और अधिकतर मैंने देखा है कि जो विशेषण होता है वो हमेशा आगे की साइड में रहता है, और जो विशेष्य रहता है वो अधिकतर पीछे की साइड में रहते हैं अपने संस्कृत। तो आप अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता हो तो आप ऐसा बता देना, विशेषण अगर पूछे तो आगे वाले शब्द को बता दे, और अगर विशेष्य पूछे तो पीछे वाले शब्द बता दें। आज हमने ये 3 टॉपिक देखे हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और विशेषण विशेष्य। 3 यानी ये जो 3 टॉपिक है कम से कम 10-12 नंबर के हैं। 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी का 3 भी पूछ सकते हैं, कभी किसी का 4 पूछे जाते हैं। तो 3-4 प्रश्न का संग्रह लगभग आप कुल मिला के अगर देखें तो भी ये 10 नंबर के थे। तो इनको आप थोड़ा सा रिपीट करें, आपको कोई समस्या नहीं है इसमें। वैसे हल्के फुल्के टॉपिक है ये,
तो एक बार ज़रूर इनको देखें। ये जो महत्वपूर्ण मैंने प्रत्यय पढ़ाए हैं, प्रत्यय तो आप ज़रूर देखें एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपनी तैयारी इसी प्रकार से जारी रखें और ये रिवीजन ज़रूर करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।